सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, सरल क्रिस्टलीय संरचनाएं। तो अपन बेसिक 3 टाइप की स्ट्रक्चर को आज के लेक्चर में देखेंगे, जिसमें सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो अपन तीनों को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये बीसीसी है और ये एफसीसी है। इट मीन्स ये हो जाएगा अंत केंद्रित संरचना, और ये हो जाएगा आपका फलक केंद्रित संरचना, फलक केंद्रित संरचना। और ये फर्स्ट वाला है सरल घनीय, सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय। सो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर है। इनमें एटम्स का अरेंजमेंट देख लेते हैं एक बार। जो फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक, इसमें क्यूबिक सेल होती है, सबका ही साइड लेंथ सबकी इक्वल है, लेकिन जो एटम्स होते हैं वो केवल कॉर्नर पे अरेंज होते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि एक एटम जो है उसका काफी हिस्सा बाहर है, कुछ पोर्शन ही उसका अंदर है। तो इसका कितना पोर्शन अंदर होता है? 1/8 पोर्शन अंदर होता है। बीसीसी के अंदर अगर अपन देखें तो कॉर्नर पे 8 एटम्स होते हैं और एक पूरी तरह से इस क्यूब के अंदर लाई करता है। एफसीसी की अगर अपन बात करें तो एफसीसी में कॉर्नर पे एटम होते हैं, साथ में ही जो 6 फेसेस है, 6 फलक है, उन पर भी एटम होते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर में विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं आप, तो एक नीचे वाली स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्योंकि ये वाला एटम और ये वाला एटम एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं। अभी पहले वाली स्ट्रक्चर से तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बट दूसरी वाली में देखिए, तो इनका जो साइज होता है वो इस तरह से होता है। देखो, ये फर्स्ट नंबर वाला है, ये सेकंड वाले को टच कर रहा है, ये थर्ड वाले को भी टच कर रहा है। फर्स्ट और फोर्थ आपस में टच नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में काफी स्पेस आ चुका है। ये बीसीसी में देख लीजिए, बीसीसी में कोई भी कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला गैप आ रहा है, तो ये डायरेक्टली एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो सेंटर वाला है वो इन 8 को टच कर रहा है, जो कि यहाँ से विजुलाइज हो पा रहा है। उसके बाद एफसीसी में देखते हैं, एफसीसी में भी कॉर्नर के एटम, यानी ये वाला एटम और ये वाला एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इसका रीजन है कि ये फेस वाला एटम जो है वो बीच में आ जाता है। सो यहाँ पर अपन देखें तो कौन कौन टच कर रहा है, कि जो फेस वाला एटम है, ये फेस वाला एटम है, ये चारों कॉर्नर पर जो एटम है इनको टच करता हुआ होता है। अब इससे हेल्प मिलती है अपन को इनके बीच के डिस्टेंसेस वगैरह निकालने में। तो यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होती है। तो ये इस तरह का सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखता है, ये बीसीसी दिखता है और ये एफसीसी दिखता है। तो उनमें डिफरेंस आपको साफ पता चल ही रहा होगा। ओके, अब अपन देखते हैं इनके बारे में कुछ फीचर्स। सबसे पहला फीचर अपन देखते हैं, विच इज समन्वय संख्या। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है जिस, मतलब कोई एक एटम है वो अपने आसपास कितने एटम्स को टच कर रहा है, या सबसे नजदीक उसके कितने एटम्स हैं, उनकी संख्या जो होगी, दैट विल बी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल क्यूबिक और बीसीसी और एफसीसी के लिए नंबर अलग अलग आता है। तो देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक ही देखते हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए ये नंबर आता है 6। अब यहाँ पर देखो 6 क्यों आया? इस फर्स्ट नंबर वाले एटम को आप ध्यान से देखिए, ये किस किस को टच कर रहा है? ये कर रहा है एक तो सेकंड नंबर वाले एटम को टच, यहाँ डायरेक्टली टच हो रहा है। सिमिलरली आप अगर इसको कंप्लीट करते हो, ये एटम अगर कंप्लीट होता है तो इसका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर ये एक ही क्यूब है, इसके आगे भी बहुत सारे क्यूब है, इसके पीछे भी बहुत सारे क्यूब है। हमको टोटल टच करने वाले एटम्स निकालने हैं। तो अगर ये सेकंड नंबर वाला एटम को ये राइट साइड से टच कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पीछे भी कोई ना कोई एक एटम होगा जिसको ये टच कर रहा होगा। इट मीन्स इस वाले एटम के राइट साइड में और इस लेफ्ट साइड में, तो 2 एटम तो ये हो गए। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये तीसरे एटम को टच कर रहा है। अब थर्ड एटम क्या कर रहा है? इसके नीचे फॉल कर रहा है, तो नीचे की तरह ही इसके पास ऊपर भी कोई ना कोई एटम रहा होगा, तो ये ऊपर और नीचे वालों को भी टच कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, इसके पीछे वाला एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने इसको राइट साइड में और ऊपर नीचे वाले एटम बता दिए, दो तो 4 तो वो हो गए हमारे पास। और देखो ये वाला एटम, देखो ये सब पीछे वाला जो कॉर्नर वाला एटम है, ये इसको भी टच कर रहा है। तो अगर ये इसको टच करेगा पीछे के साइड में, तो ये आगे भी एक एटम टच करेगा, इधर टच कर रहा है और एक इधर करेगा, एक ऊपर है और एक नीचे करेगा। तो टोटल कितने एटम्स को टच करेगा? ये 6, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। बीसीसी की बात करते हैं। बीसीसी में ये कॉर्नर वाले एक दूसरे को तो टच कर ही नहीं रहे, तो ये सेंटर वाले एटम को ही हम हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लेते हैं। सपोज नंबर 1 एटम है और ये पूरे 8 कोनों वाले एटम्स को टच कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? 8 हो गया। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टच करने के लिए रेफरेंस किसको मानते हो। अगर अपन इसको भी माने, तो जब इस स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट किया जाएगा, तो ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये भी किसी ना किसी क्यूब का सेंटर वाला एटम बन जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसको लेके चल रहे हो, सबके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर सिमिलर होता है। जैसे हमने ये कॉर्नर वाला लिया, यही चीज इस वाले कॉर्नर के लिए ट्रू है।
और यहाँ बीसीसी में भी ऐसा नहीं है कि बॉडी सेंटर्ड वाला अलग नंबर को टच करेगा, कॉर्नर वाला अलग, नहीं, कॉर्नर वाला भी 8 को ही टच करेगा, क्योंकि वो भी किसी न किसी क्यूब का वो बनेगा, सेंटर वाला आइटम बनेगा। अब एफसीसी के अंदर देखते हैं। सो एफसीसी के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो होती है 12। अब ये कैसे आई, इसको मैं विजुलाइज करवाती हूँ आपको, 1 मिनट। सो ये देखिए एफसीसी के अंदर, एफसीसी में हम यहाँ पर ये वाला अगर एटम लेके मैं समझाऊँ आपको तो इसको विजुलाइज करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम कॉर्नर वाले को ही लेके टच करते हैं। तो सपोज ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, देखते हैं ये किस किस को टच कर रहा है। तो आप सबसे पहले देखो कि ये एक तो इसको टच कर रहा है जो कि फेस पे है। अगर हम इस एटम को कंप्लीट करते हैं, स्क्रीन के प्लेन में ही सर्कल बनाते हैं, तो जैसे ये नंबर 1 आया वैसे ही इसके इधर भी नंबर 2 वाला होगा, उधर भी एक होगा नंबर 3 वाला, और इधर भी एक नंबर होगा 4 वाला। तो ये चारों तरफ से 4 एटम को टच करेगा। वो चारों के चारों एटम कहाँ होंगे? फेसेस पे होंगे। ध्यान रखना, कॉर्नर वाला कभी कॉर्नर वाले को टच नहीं करता, इसलिए फेसेस पे होंगे। ओके, तो 4 तो हमें इस प्लेन के अंदर मिल गए। अब देखना और कौन कौन से को टच कर रहा है ये। तो ये देखिए, तो ये नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग 1 के लिए देखा, तो 1 के साथ-साथ इसी प्लेन में 4 एटम हमारे पास और आ गए, तो 4 तो हो गए। अब ये देखो, ये ऊपर से देखो, टॉप व्यू देखो इसका। इस एटम को ऊपर से देखने पर ये जो एटम है हमारा व्हिच इज़ रेफरेंस पॉइंट, ये किसको टच कर रहा है? देखो ये ग्रीन वाला एटम है। ये जो ग्रीन वाला एटम है ये इसको टच कर रहा है। तो जब ऊपर से देखेंगे तो एक ग्रीन वाला तो इसके इधर जाने पे आ रहा है। सिमिलरली एक ग्रीन वाला यहाँ पर इसके इधर जाने पे आएगा। सिमिलरली एक स्क्रीन के पीछे की साइड में होगा और एक स्क्रीन के आगे। यानी जब ऊपर से देखेंगे तो स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर भी ये 4 एटम को टच करेगा। तो टोटल कितने हो जाएँगे हमारे पास? 8 हो जाएँगे। तो 8 एटम तो एफसीसी में हमें फिलहाल मिल चुके हैं। और देखते हैं कहाँ से देखने पर और किसको टच कर रहा है ये? और टच कर रहा है या नहीं कर रहा? अब देखो, आपने इस कॉर्नर वाले एटम का पहले ये वाला फेस ले लिया और इस हिसाब से आपको 4 मिल गए। फिर आपने ऊपर से उसको देखा तो 4 मिल गए। अब उधर से देखो इसको। अब आपको किधर से देखना है? इस साइड से देखना है। यानी कि इसका जो क्यूब है, इसका बैक साइड वाला व्यू। ये एक हिस्सा दिख रहा है, ये दूसरा हिस्सा इसी तरह से, तीसरा हिस्सा पीछे से दिखेगा। कहाँ से देखोगे? यहाँ से। पीछे से देखोगे तो अगेन आपको 4 एटम और मिलेंगे। और ऐसे ही नहीं समझ में आ रहा तो वैसे समझ लो कि क्योंकि हमारे पास 3 परपेंडिकुलर प्लेन होते हैं, तो 4 एटम आपको एक्स वाई प्लेन में मिलेंगे, 4 एटम आपको वाई जेड में मिलेंगे और 4 एटम आपको एक्स जेड में मिलेंगे, क्योंकि ये जो सेंटर है वो तो ओरिजिन पे है और ओरिजिन से ये सारे ही प्लेन होकर गुजरते हैं। तो और सभी प्लेन के यहाँ पर अगर इसको ओरिजिन मान रहे हो और इसको टच मान रहे हो, तो आपको 4 एटम चारों प्लेन, तीनों प्लेन में मिल जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12। तो ये होंगे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात करते हैं जालक नियतांक की। जालक नियतांक जो होता है उसे हम कहते हैं लेटिस कांस्टेंट। अब लेटिस कांस्टेंट क्या है? तो लेटिस कांस्टेंट बेसिकली आपको पता है कि एक जो सबसे छोटा क्यूब आपका बनता है, सबसे छोटा क्यूब जो बनता है उसकी साइड लेंथ हमारे पास क्या है? ए है। तो ए को हम कहेंगे लेटिस कांस्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमने किसके फॉर्म में निकाली है? इसकी जो वैल्यू है वो हमने किसके फॉर्म में निकाली है? तो यहाँ पर अपन दो कोई भी एटम जब टच कर रहे होंगे तो उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को अपन रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, और लेटिस कांस्टेंट की वैल्यू अपन स्मॉल आर के टर्म्स में ही निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक में आप देखो, सपोज आपके पास जितने भी एटम है सबकी रेडियस आर है, सब कॉमन एटम्स है, सबकी रेडियस आर है। तो ये सिंपल क्यूबिक में देखना, ये क्यूब की साइड लेंथ जिसे हम क्या मान के चल रहे हैं? ए। और क्योंकि ये एटम का सेंटर है तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? आर। और फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई? आर। तो जो ए डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल आ गई? 2r की इक्वल आ गई। सो यहाँ पर देखो इस टेबल के अंदर अपन ने लिख दिया सिंपल क्यूबिक के लिए a इज इक्वल्स टू 2r। अब बात करते हैं बीसीसी की। तो बीसीसी के अंदर पहले आप देख लीजिए, बीसीसी के अंदर क्योंकि ये वाला एटम और ये वाला एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बीच में गैप आ गया, इसलिए इस डिस्टेंस को तो हम 2r ले नहीं सकते। तो हम 2r डिस्टेंस कौन से को लेंगे? जब कोई दो एटम टच करेंगे, ताकि उनके सेंटर और सेंटर के बीच की दूरी हमें आसानी से मिल जाए। तो बीसीसी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? वो एटम लेने पड़ेंगे जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो सपोज देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक जाते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सबसे पहले क्या हो जाएगी? इस एटम की रेडियस जो कि हो जाएगी r। और फिर कौन सा आ गया? सेंटर वाला एटम शुरू हो गया। सेंटर वाला एटम पूरा खत्म होगा तो सेंटर वाले एटम को तो हमें पूरी डिस्टेंस कवर करनी है, तो उसका डायामीटर आएगा और डायामीटर कितना होगा? 2r। जैसे ही सेंटर वाला एटम खत्म होगा, दूसरे कॉर्नर वाला एटम, सामने वाले कॉर्नर वाला एटम शुरू हो जाएगा और यहाँ पर अपन को डिस्टेंस मिल जाएगी r। तो टोटल r, 2r और r कितनी डिस्टेंस हो गई?
4r, तो ये तो r के पदों में हो गई। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। आपके पास जो शेडेड रेड कलर का मैंने जो शेडेड ट्राइंगल बनाया हुआ है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और हमारे पास ये वर्टिकल डिस्टेंस है a, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो आधार है, बेस है, वो यहाँ से यहाँ तक का है। तो सबसे पहले आप आधार को निकालोगे, तो देखो ये डिस्टेंस हमारे पास होती है a, और ये डिस्टेंस हमारे पास होती है a। तो इस नीचे वाला जो बेस में बन रहा है, नीचे वाले तल में जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उस राइट एंगल ट्राइंगल को हम क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये डिस्टेंस कर्ण कितना हो गया, √2a। जो नीचे वाले ट्राइंगल का कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा, वो इस हमारे हमारे जो मेन ट्राइंगल है उसके बेस का काम करेगा, उसके आधार का काम करेगा। हमारा जो ट्राइंगल अब बन रहा है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा ये पॉइंट, इन दोनों ये पूरी डिस्टेंस हमने अभी भी निकाली है, कितनी है, 4r है। तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो 4r का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज a स्क्वायर, और आधार हमने निकाल लिया √2a इस केस में, तो √2a का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल रहा है, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर मिल रहा है। तो इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर कैलकुलेशन की हुई है। तो ये लेटिस कांस्टेंट होता है बीसीसी के लिए। अगर दो एटम्स के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो वो 2r होती है, क्योंकि हमें पता है दो एटम हमेशा टच कर रहे हैं। अगर टच कर रहे हैं तो दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r। तो ये जो 2r है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, ठीक है, दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी। तो कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बीसीसी के लिए दो परमाणुओं के बीच की दूरी जालक नियतांक के पदों में ज्ञात करो। इट मींस दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस लेटिस कांस्टेंट के टर्म में निकालनी है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है। अब एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी के अंदर देखो, एफसीसी में सपोज ये पॉइंट लो और ये पॉइंट लो, इनके बीच की दूरी, तो ये तो हो गई r, और फिर हम चले पूरा यहाँ तक, तो ये हो गई 2r, और फिर हम फिर चले यहाँ पर, ये हो गई r। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी मिल रही है, अभी भी 4r मिल रही है, लेकिन a के पदों में डिस्टेंस क्या आएगी, a के पदों में ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो ये जो 4r डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो एफसीसी के लिए जो रिलेशन हमें मिलेगा वो ये मिलेगा। देखो 4r स्क्वायर में 2 ही a आए, जबकि बीसीसी में कितने आए थे, 3 आए थे, क्योंकि इसके अंदर जो कॉर्नर वाले एटम आपने लिए वो एक ही तल में थे, और इसके जो कॉर्नर वाले एटम थे दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में थे, इस वजह से। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम आपके पास आ जाएगा ये। अब बात करते हैं एकक कोष्टिका का आयतन, क्योंकि जो कोष्टिका हमने ली है, सेल हमने ली है, वो क्यूबिक नेचर की है। इसका मतलब हिंदी में है, सॉरी इंग्लिश में है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक के लिए वॉल्यूम कितना हमारे पास, a क्यूब है, और a की वैल्यू हमको क्या मिली है, 2r, तो वैल्यू पुट कर दी। और बीसीसी के अंदर भी क्यूब ही है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, a क्यूब, लेकिन a की वैल्यू अलग है, इसलिए इसका आंसर अलग आया। यहाँ पर भी a की वैल्यू अलग है, इसलिए इसका आंसर ये आ गया। प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या, विच इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो सिंपल क्यूबिक में देखो, सिंपल क्यूबिक में हमारे पास केवल कॉर्नर पे है एटम, और मैंने बताया था कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बीसीसी में 8 कोने पर है, तो उनका कंट्रीब्यूशन तो हो जाएगा ये, और एक पूरी तरह से अंदर है जो इसी सेल में काउंट होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2। एफसीसी के अंदर देखो 8 कोने पे है, तो उनकी वजह से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 6 फेसेस है, और ये सेकंड वाली, इसमें आप देखो, इसमें जो फेस पे एटम है उसका केवल आधा हिस्सा क्यूब के अंदर है, आधा हिस्सा क्यूब के बाहर है, तो हमें केवल क्यूब के अंदर वाला काउंट करना है। तो 6 फेसेस हैं, सबका आधा आधा पार्ट लेना है अपन को, तो कितना हो जाएगा, 3। हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 तो ये और 1 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो ये देखो एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमने क्या लिया है, 4 लिया है, तो इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन, ध्यान रखना एकक कोष्टिका का आयतन अलग है और परमाणुओं का आयतन अलग है, क्योंकि परमाणु जो है उसमें कुछ कुछ स्पेस में ही है और कुछ खाली जगह भी रह जाती है। तो जब हम यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालते हैं तब तो हम लिख लेते हैं a क्यूब, लेकिन जब हम एटम्स का वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो ये कैसे निकालेंगे अपन, क्योंकि हमारे पास जो एटम है वो स्फेरिकल शेप के हैं, ठीक है, और सिंपल क्यूबिक में एक ही था, और उसकी रेडियस कितनी थी, r रेडियस। तो r रेडियस का स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। एक ही एटम है तो ये आ जाएगा हमारे पास, r को हम एक एटम में लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा ये। एफसीसी में हमारे पास 2 थे, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन r की वैल्यू वही रखेंगे जो एफसीसी के लिए अपन को मिली थी, तो वो रख दिया। और ये बीसीसी का था, और ये एफसीसी के अंदर हमें
4 एटम मिले थे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं संकुलन गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ये बताता है कि जो स्ट्रक्चर है वो कितनी ज़्यादा पैक हो रखी है। तो इसका फ़ॉर्मूला होता है कि परमाणुओं का आयतन कितना है अपॉन कोष्टिका का आयतन कितना है। इट मीन्स एक यूनिट सेल में एटम्स का वॉल्यूम कितना है और उसको डिवाइड करना है यूनिट सेल का खुद का वॉल्यूम कितना है। तो ये हमारे पास एटम के वॉल्यूम मिले थे, तो ये एटम के वॉल्यूम सबसे पहले ऊपर लिख लो। और तीनों की यूनिट सेल का वॉल्यूम हमें कॉमन मिला था ए क्यूब और ए क्यूब, तो वो वैल्यू पुट कर दी। तो जो भी आंसर आया है वो पॉइंट्स में था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे पता चल रहा है सबसे ज्यादा पैकिंग किस में है, एफसीसी में, और वो होनी भी है क्योंकि इसमें एक ही एटम था, इसमें 2 एटम थे और इसमें 4 एटम थे। तो सबसे ज्यादा पैकिंग किस में है और वॉल्यूम सबका सेम है, तो हाईएस्ट पैकिंग इसका है, उससे कम इसका है और उससे कम इसका है। अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत सदिश फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव सेल। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव सेल के लिए अपन को देखो क्या करना है यहाँ पे, कि सबसे पहले सिंपल क्यूबिक है, तो इसमें अपन को करना क्या है, इसमें अपन को क्या करना है, एक कोने वाले एटम को आप ओरिजिन मान लो और उससे 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओ, और 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने पर आपको जहां एटम मिल जाए आप वहीं पर रुक जाओ। तो सबसे पहले मैं सिंपल क्यूबिक का कर लेते हैं अपन। तो ये अपन सिंपल क्यूबिक का देखो एक बार, ये सिंपल क्यूबिक है तो मैं इसको ओरिजिन पे मानती हूँ। तो एक डायरेक्शन तो ए आ जाएगी, सपोज ए दिशा में चले तो यहाँ एटम मिलेगा पहले, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रिमिटिव सेल की जो अपन बात करते हैं तो प्रिमिटिव सेल के लिए अपन मिनिमम कितनी डिस्टेंस चलते हैं जहां पर एटम अपन को मिल जाए, उसके आगे तो एटम मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मिनिमम वो डिस्टेंस जहां पर अपन को पहला एटम मिले। तो इसको ओरिजिन मानोगे तो पहला एटम यहाँ मिला तो कितनी दूरी चले आप, ए डिस्टेंस चले, और सपोज ये डिस्टेंस आपकी एक्स डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा आई कैप। सेकेंड डिस्टेंस आपको चलनी है किसी अलग दिशा में जो कि पहले वाली के परपेंडिकुलर हो। अब पहली अगर x है तो सपोज करो अपन y में चल रहे हैं, तो यहाँ पर चले गए तो यहाँ पर भी अपन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी a, लेकिन डायरेक्शन हमारी कौन सी हो गई j। और तीसरा यहाँ पर चलना पड़ेगा इधर, तो ये भी अपन a डिस्टेंस चले लेकिन डायरेक्शन कौन सी हो गई z। तो ये इसके प्रिमिटिव वेक्टर होंगे सिंपल क्यूबिक के। बीसीसी के अंदर कैसे करेंगे, तो बीसीसी के अंदर सपोज करो आपने यहाँ पर हो, तो यहाँ पर सबसे पहला एटम जाने के लिए आप इधर नहीं चलोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो इसको टच ही नहीं कर रहा है, टच तो ये कर रहा है सेंटर वाला, तो आपको यहाँ नहीं चलना है, आपको कहाँ आना है, इस बीसीसी वाले सेंटर वाले एटम तक पहुंचना है। तो सेंटर वाले एटम तक पहुंचने के लिए आप विजुलाइज करो ये क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच है और आप केवल एक्स वाई या फिर जेड में चल सकते हो। तो सपोज आप a/2 यहाँ चले, यानी a/2 आपकी एक्स में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सपोज y बाहर की तरफ है, अगर y बाहर की तरफ है और आपको अंदर की तरफ जाना है तो आप इसी प्लेन में a/2 चलोगे, यानी a/2 डिस्टेंस आप x में चलोगे, a/2 डिस्टेंस आप y में चलोगे और फिर आपको ऊपर जाना है और a/2 डिस्टेंस आप z में चलोगे। तो आपकी जो a/2 डिस्टेंस है वो आप i में भी चले हो, j में भी चले और k में भी चले हो। लेकिन अब क्या करें, ये तो एक वेक्टर आ जाएगा, तो दूसरे के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 अलग-अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको ट्रेवल करना है। सो अगर आपका ये पहला डायरेक्शन आ जाता है, ये पहला डायरेक्शन आ जाता है, तो दूसरा आप कौन-सा लोगे? इसी क्यूब के पास में यहाँ पर दूसरा क्यूब होगा, करेक्ट? उसका भी बीसीसी वाला सेंटर यहाँ पे होगा। तो इस ओरिजिन से पहला अगर एटम आप यहाँ मिल रहा है, तो दूसरा एटम जाने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, और इधर जाने के लिए भी आपको पता है कि आप एक्स में भी चलोगे, वाई में भी चलोगे और जेड में भी चलोगे। सिमिलरली जो तीसरा एटम है, तीसरा एटम भी बीसीसी यानी सेंटर वाला ही होना चाहिए। इस कंडीशन में आपने जो कॉर्नर वाला एटम है उसको ओरिजिन पे माना है, तो जो बीसीसी वाले यानी सेंटर वाले एटम है ये आपको लेने हैं 3 अलग-अलग डायरेक्शन में। तो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब आपकी इच्छा है नीचे आप इस वाले क्यूब में लो या इस वाले क्यूब में, यानी आप यहाँ आओ या यहाँ आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सो आप उधर चलने के लिए भी आपको डिस्टेंस है। अब प्रॉपर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपके जो वेक्टर्स आते हैं प्रिमिटिव वेक्टर वो आते हैं ये। तो आप ये देख लीजिएगा, मैंने बनाई नहीं, बस मैंने आपको अंदाजा बता दिया कि कॉर्नर से आपको सेंटर पे जाना है और सेंटर एक क्यूब का, फिर दूसरे क्यूब का सेंटर, फिर कोई तीसरे रैंडम क्यूब का सेंटर। तो ये अगर एफसीसी की बात करते हैं, सो एफसीसी के अंदर भी क्या हो रहा है, देखो ये कॉर्नर वाले तो टच कर नहीं रहे, तो कॉर्नर वाले को अगर आप ओरिजिन मानते हो तो टच करता हुआ आइटम कहाँ मिलेगा आपको, फेस पे मिलेगा। तो इस ओरिजिन से यहाँ फेस तक पहुंचोगे, तो फेस तक पहुंचने के लिए आपको बताओ क्या 3 डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल भी 3 डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्नर से फेस वाले एटम तक पहुँचने के लिए सपोज़ ये एक्स डायरेक्शन है तो एक्स में चले गए a/2 फिर सीधा नीचे आ जाओ, नीचे सपोज़ वाई डायरेक्शन है तो केवल a/2 बस अपन यहाँ पे आ गए। सिमिलरली मैंने कहा था कि दूसरा जो एटम है यानी कि एक एटम आप इधर आ चुके हो तो ये आपका a वेक्टर है तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए यानी कि दूसरा एटम आपको इस क्यूब में मिलेगा जो इसके पास में होगा, वो यहाँ पर होगा दूसरा एटम। तो यहाँ आओगे तो अगेन a/2 इधर चले और a/2 इधर चले। इसी तरह से पीछे वाले जो क्यूब होगा उसमें आपको तीसरा एटम मिल जाएगा। मतलब एफसीसी वाले एटम पर ही पहुँचना है, तीनों क्यूब के अलग-अलग होने चाहिए। तो उस हिसाब से क्योंकि आपको इस बार 2 ही डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, तो देखो a/2 ij में चलना पड़ेगा या फिर j में चलना पड़ेगा या फिर k में चलना पड़ेगा। तो ये इसके प्रिमिटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। अभी ये क्या है? अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। आपको मैंने अभाज्य कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका में डिफरेंस बताया था कि प्रिमिटिव सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, प्रिमिटिव के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितना हो सकता है? 1 और यूनिट सेल में कितना हो सकता है? मोर देन 1, ठीक है? सो यहाँ पर प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम निकालना है। तो डायरेक्टली अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो A डॉट B क्रॉस C होता है और आपके पास A, B, C की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही होगा क्रॉस प्रोडक्ट अपन कैसे करते हैं और फिर डॉट कैसे लेते हैं। तो इन फॉर्मूले से अगर करोगे तो डायरेक्टली ये आ जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूले नहीं लगाने हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी कि सिंपल क्यूबिक के अंदर जो यूनिट सेल हमने ली थी उसमें नंबर ऑफ एटम कितना था ये, तो प्रिमिटिव सेल के लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि प्रिमिटिव को क्या चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम हमारे पास कितना आया था? a क्यूब। तो प्रिमिटिव के लिए भी आंसर क्या होगा? सेम, बिकॉज़ नंबर ऑफ एटम तो 1 ही है। लेकिन अगर बात करें बीसीसी की, तो बीसीसी में हमारे पास जो यूनिट सेल है, जो कि हमने ऊपर बनाई हुई है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने थे? 2 थे, करेक्ट? जबकि प्रिमिटिव सेल को कितना चाहिए? 1 ही चाहिए। तो उस कंडीशन में बीसीसी में हमारे पास a क्यूब वॉल्यूम में अगर 2 एटम थे, ठीक है? a क्यूब वॉल्यूम में अगर 2 एटम थे, तो 1 एटम के लिए या फिर यूँ करो 2 एटम के लिए अपन को रिक्वायर्ड था a क्यूब वॉल्यूम, तो 1 एटम के लिए हमको कितना वॉल्यूम चाहिए था? AQ/2। तो AQ/2 के लिए अगर 1 एटम आ जाएगा तो ये वॉल्यूम किसका लेना है अपन को? प्रिमिटिव सेल का लेना है। तो देखो AQ/2 कर दिया। सिमिलरली यहाँ देखो 4 एटम के लिए अगर हमने AQ वॉल्यूम ले लिया था तो 1 एटम के लिए कितना लेना है? AQ/4। तो AQ/4 हो जाएगा प्रिमिटिव, क्योंकि प्रिमिटिव की कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ एटम 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये 3 टाइप की बेसिक स्ट्रक्चर थी और ये इनके कंपोनेंट्स थे।